नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। सेलेक्टर नोट्स सारगर्भित सप्रमाण एवं विमर्श युक्त यह है और इसमें प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत जो है हम देखेंगे, यानी प्राचीन भारत का इतिहास इस लेक्चर में कवर होगा। यह अवधारणात्मक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ पूर्वालोकन संगत प्रस्तुति है समसामयिक घटना चक्र की। अनुक्रमणिका के अंतर्गत देखें तो इसमें इतिहास एवं इतिहास लेखन, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इस पर जो है वीडियो के पूर्व अंक में लेक्चर बनाकर अपलोड किया जा चुका है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म, वैष्णव एवं शैव धर्म, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर भारत, गुप्त एवं गुप्तोत्तर कालीन दक्कन और दक्षिण भारत, चोल वंश, 800 से 1200 ईस्वी तक उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति इसमें समाहित होगी। तो इसमें जो पहली टॉपिक है, यानी इसमें देखें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं, वहाँ से आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। यानी जो लेक्चर अपलोड किया है उसको देखना चाहें देख सकते हैं। इससे पूर्व के जो लेक्चर था उसमें ये चर्चा की गई थी, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये सारी जानकारी दी गई है। पूर्व के लेक्चर में विस्तृत रूप से दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। और इसमें जो है ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी गई है, तो इसको आप उस लेक्चर के माध्यम से सारी जानकारी को देख सकते हैं। यानी इससे पूर्व का लेक्चर में सारी जानकारी दी गई थी, वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये सारी जानकारी उसमें कवर की गई थी इससे पूर्व का लेक्चर में, यानी सारी जानकारी उसमें निहित है। लेक्चर में देखेंगे यह होगा अंक, यानी इतिहास एवं इतिहास लेखन, यह अवधारणात्मक खंड इसमें होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें देखें तो यह महत्वपूर्ण रूप से जो चर्चा की टॉपिक इसमें बनेंगे, यानी जिस इस लेक्चर में जो कवर करेंगे वो यह होगा भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, और इसके अलावा जो जानकारी होगी सारी जानकारी। इसके बाद भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, ये जानकारी ये भी इसमें निहित होगी। इसके बाद इसमें पूरा पाषाण काल से प्राप्त उपकरण के स्थल को देखा जाएगा, यानी सब जानकारी इसमें इस लेक्चर में कवर की जाएगी। और लेक्चर का अंक देखें तो अति महत्वपूर्ण या उपयोगी होगा, जैसा कि देखें तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए। इसके बाद एसपीएससी जिसके अंतर्गत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इसमें शामिल है यूपीएससी, यूपीपीएससी, अपर पीटी एग्जाम 2025, मेंस एग्जाम 2024, आरओआर एग्जाम 2023। इसके अलावा बीपीएससी मेंस एग्जाम 17वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम 2024 का। इसके बाद 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 के लिए, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही यूपीएससी, एसएससी के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसमें शुरू करते हैं। देखें घटना चक्र के नोट्स, यानी घटना चक्र के नोट्स को देखने से पहले एक अन्य नोट्स यानी जीएस वर्ड के नोट्स से 60 टॉपिक के अंतर्गत इसको कवर करना चाहें तो देखें यहाँ पर इसमें देखें प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री को इसमें हम देखें तो इसकी विशेषताएं और विभाजन को क्रमशः समझते चलते हैं, और एग्जाम दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण इसमें यह साबित होगा। तो इसकी विशेषताओं को सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक अवशेष देश भर से प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। प्राप्त सामान पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियाँ धातु के उपकरण से मिली हैं। और इसमें देखें इसका काल विभाजन के रूप में देखें तो सबसे पहला इसमें देखें जो काल विभाजन है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री में, तो इसमें जो आपका है सबसे पहला पूरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल है, तीसरा नवपाषाण काल है। इसके बाद आपका ताम्रपाषाण काल यानी ताम्रपाषाण काल है, और इसके बाद लौह युग है। इन सबों का समय भी दिया गया है, जिसको ये देख सकते हैं। पूरा पाषाण काल देखें तो यह आपका 2 मिलियन BC टू 10,000 BC यानी 2 मिलियन BC से लेकर के यानी बिफोर टू क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसका पूरा पाषाण काल का पीरियड माना जाता है। मध्य पाषाण देखें तो 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक इसका यानी कालक्रम है। इसके बाद नवपाषाण काल देखें तो 6,000 BC से लेकर 4,000 BC यानी ईसा पूर्व तक, 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व जो नवपाषाण काल का समय है। इसके बाद ताम्रपाषाण काल देखें 4,000 BC से लेकर 1,500 यानी 1,500 BC ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण काल का समय है। इसके बाद लौह युग देखें तो ये आपका आता है 1,500 यानी 1,500 BC से लेकर 200 BC का जो काल समय है ये लौह युग का है। अब इसमें थोड़ी जानकारी को देखते चलते हैं इसमें, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्रमशः इस शॉर्ट नोट में दिया गया है। तो सबसे पहला यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पहली जो है यानी यह पूरा पाषाण काल की विशेषता यहाँ पर है, मध्य पाषाण काल की विशेषता यह है, नवपाषाण काल की विशेषता यह है, और इसके बाद ताम्रपाषाण काल की यह है, और लौह की जो है उससे नीचे है। तो ये सारे ही एक ही पन्ने में कवर कर दिया गया है, ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया, तो इसको देखा जा सकता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला स्टेप देखें तो पूरा पाषाण काल को लेकर चलते हैं। इसकी विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो इसमें हालांकि हमने संपूर्ण की विशेषता यह देख लिया है, यानी प्री हिस्ट्री जो आपका प्रागैतिहासिक काल है इसकी संपूर्ण विशेषताएं के अंतर्गत यह है। अब अलग अलग विशेषताओं को देखते हैं, इन कालों में क्या विशेषताएं रही हैं। तो पूरा पाषाण काल की विशेषता के अंतर्गत देखें तो इसमें यह है भोजन को सबसे पहले देखते हैं। इस दौरान भोजन क्या था, तो शिकार, बड़े जानवर एवं कंदमूल इनके भोजन थे। भाषा एवं संचार के बारे में बहुत कम जानकारी है। 1863 ईस्वी में पोलवरम यानी जो पोलवरम है मद्रास में से रॉबर्ट ब्रूसफुट को पूरा पाषाण कालीन हस्तकुठार प्राप्त हुए हैं। किनको प्राप्त हुए हैं, कहाँ प्राप्त हुए हैं और किस समय प्राप्त हुई है, जानकारी महत्वपूर्ण इसमें है। आग की खोज देखें तो प्रमुख स्थल यानी इस समय
पूरा पाषाण काल, यानी पूरा पाषाण काल के दौरान आग की खोज कब की गई, कैसे की गई थी, इसमें देखें प्रमुख स्थल देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में शोन नदी घाटी और ओटवार पठार, शिवालिक पहाड़ियाँ, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ पहाड़ी नर्मदा की घाटी में है, वहाँ से जो है आग की खोज के प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं मध्य पाषाण काल के, इसको हम चर्चा करेंगे भोजन के रूप में, जैसे कि ईश्वर भोजन किए थे। तो यहाँ देखें इस दौरान भोजन यानी मध्य पाषाण काल के दौरान जिसका समय यह है, भोजन शिकार, छोटे जानवर एवं मछली, इस दौरान बड़े जानवर थे, इस दौरान छोटे जानवर और मछलियाँ आ गई, एवं कंदमूल भी इसमें शामिल रहा। तीर धनुष का प्रयोग शुरू, यानी इस दौरान तीर धनुष का प्रयोग शुरू कर दिए थे। इस दौरान पत्थर की से ही जो है वह बड़े जानवरों का शिकार करते थे। इस दौरान तीर धनुष का जो है प्रयोग शुरू हो गया था। फलक उपकरण आ गए थे, क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित जैसे अस्त्र निर्मित उपकरण, सराय नाहर राय जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थान है, अमरदहा यह भी प्रतापगढ़ में ही है, से उपकरण प्राप्त हुए हैं। पशुओं को पालतू बनाना, बागवानी आदि कृषि की शुरुआत, जैसे पशुपालन के जो साक्ष्य मिले हैं इस काल के दौरान देखें आदमगढ़ बागौर से मिले हैं, गुजरात, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार से साक्ष्य मिले हैं, यानी पशुपालन के जो आदि कृषि की शुरुआत जो है वह यहाँ से मिला है आपका, और इसके अलावा यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद देखते हैं नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड हमने देखा यह है। इसमें देखें कृषि सर्वप्रथम अन्न उत्पादन, यानी जिसमें जो है कृषि सर्वप्रथम अन्न उत्पादन के लिए जो कृषि की गई थी वो नवपाषाण काल के ही देन है। और इसमें देखें सर्वप्रथम अन्न उत्पादन के लिए कृषि का जो साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल में, इसमें देखें तो यह है कि पशुपालन सुचारू रूप से होने लगे, चावल की खेती पूर्वी भारत में, वहीं आग का उपयोग शुरू हो गया, यानी आग का उपयोग शुरू महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इस दौरान खेती एवं परिवहन में जानवरों का प्रयोग शुरू हो गया। कपास और ऊन के कपड़ों का साक्ष्य इस दौरान मिलता है। प्राप्त साक्ष्य देखें तो चावल का साक्ष्य देखें तो 9000 से 7000 ईसा पूर्व का प्राचीनतम साक्ष्य लौरा देव से, और गेहूं देखें तो यह 7000 ईसा पूर्व का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य देखें तो यह गुप्त कराल से प्राप्त हुआ है, यानी इस काल में देखें कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य यहाँ से मिला है, गेहूं का साक्ष्य यहाँ मिला है, और सबसे प्राचीन अन्न में देखें तो वह चावल है जो कि लौरा देव से प्राप्त हुआ। इसका समय यह देखा जा सकता है नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषताएं के अंतर्गत शामिल है। यानी इसमें देखें तो जो पहला रहा उसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो आग की खोज को प्रमुखता दी जा सकती है, यानी पहला जो काल रहा आपका प्रीहिस्टोरिक पूरा पाषाण काल, उसमें आग की खोज को आप देख सकते हैं और कहाँ कहाँ से आग के साक्ष्य मिले हैं सारे स्थान है। इसके बाद दूसरे में देखें तो आदि कृषि की शुरुआत हुई थी दूसरे में, यानी मध्य पाषाण काल में, लेकिन अन्न उपजाने के लिए जो कृषि का साक्ष्य है या प्रयोग किया गया था वो नवपाषाण काल में किया गया था। और उसके बाद ये देख सकते हैं उपकरण जो है दोनों में अंतर क्या है, इसका जानकारी हमें देखिए। अब देखते हैं इसमें ताम्रपाषाण काल को। तांबे और कांसे का प्रयोग शुरू हो गया था ताम्रपाषाण काल में, जिसका समय 4000 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व समय तांबे का कांस्य युग का है, यानी ताम्रपाषाण काल युग का है। तो इसमें देखें तांबे और कांसे का प्रयोग शुरू हुआ। धातु अयस्क को गलाना और धातु की कलाकृतियों को तैयार करने की तकनीकी इस दौरान प्राप्त हो चुकी थी। सामान्यतः नदियों के किनारे यह संस्कृति विकसित हुई थी, यानी जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है सामान्यतः नदियों के किनारे यह संस्कृति विकसित हुई थी। दक्षिण भारत में देखें तो गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों के किनारे कृषि समुदाय स्थापित हुए थे, यानी दक्षिण भारत में की नदियों के किनारे जो है वह कृषि समुदाय स्थापित हुए थे ताम्रपाषाण काल में, वो देख सकते हैं। इसके बाद देखें पेयमपल्ली जो तमिलनाडु में है से इस काल की कई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इसके बाद लौह युग देखते हैं जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर, यानी 1500 ईसा पूर्व या 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी तक लौह युग रहा है, इस दौरान लौह का प्रयोग शुरू हो गया था। तो इसमें नोट भी उसको देख लेते हैं। नोट हड़प्पा संस्कृति ताम्रपाषाणी संस्कृति का एक हिस्सा मानी जाती है, यानी जो हड़प्पा संस्कृति है वह ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का एक हिस्सा के रूप में देखी जाती है, यानी ये सब जो है ताम्रपाषाण काल का जो समय है देख सकते हैं, इसी दौरान जो है वो हड़प्पा संस्कृति भी डेवलप हुई थी, जिस पर हम चर्चा पूर्व अंक में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ देखें तो ये बहुत ही व्यापक है, इस पर चर्चा करना होगा तो ये एक लेक्चर में कवर नहीं हो पाएगा जिस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता है, इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है, जिसको काल देखें तो यह आपका 2400 से 1750 ईसा पूर्व है। और अभी हमने देखा कि जो ताम्रपाषाण काल था वो 400 बीसी ईसा पूर्व से लेकर के जो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के आपका जो था वह 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 यानी 1500 ईसा पूर्व तक ये ताम्रपाषाण। हमने देखा कि यह जो है सिंधु सभ्यता जो है वह इसी में निहित है, यानी सिंधु सभ्यता जो है ताम्रपाषाण काल का ही एक हिस्सा के रूप में माना जा सकता है। और उसके प्रमुख तत्व जो है यह जब टॉपिक आएगा तो उसमें हम इसको कवर कर लेंगे, हालांकि इसको हमने काल को देखा। इसके बाद देखते हैं तो आपका यह जो आता है लौह युग की विशेषताओं या इसमें जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां इसको देखना चाहें तो यह आपका है कि इस काल में आर्यों का आगमन हो गया था, यानी जो आपका यह है, यानी देखें इसके यानी 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी यानी 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का जो समय है, इसमें देखें इस काल में आर्यों का आगमन हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। महाजनपदों का संबंध इसी काल से है। कई महापाषाण समाधियां दक्षिण भारत में मिली हैं, जिसमें मास्की, नागार्जुन कोंडा आदि में पाई गई हैं। इसमें देखें जो ये आपका लौह युग है, इसमें उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी और आर्यों का आगमन हुआ था। थोड़ी सी जानकारी इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। फिर आपका वैदिक संस्कृति, इसी पर जो हमने चर्चा किया था, इस समय आपका जो था वो देखें 1500
बीसी से लेकर यह समय जो था आपका यानी लौह युग की जो है 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी तक यानी ईसा पूर्व तक जो लौह युग था उसमें लौह युग उत्तर वैदिक काल के दिन थे यानी इसमें इस समय था। और ऋग वैदिक काल देखें तो यह इसमें सम्मिलित है और इस पर चर्चा पूर्व के अंक में डिटेल रूप में की गई है। हालांकि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी लेक्चर के रूप में इसको अपलोड या चर्चा कर ली जाएगी। चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। तो इसमें देखें तो यह आपका है मध्य पाषाण काल संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यानी मध्य पाषाण जो काल है, पहले हमने पूरा पाषाण काल देखा, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, इसके बाद हमने जो है ताम्र पाषाण काल, इसके बाद लौह युगीन संबंध तथ्य को देखा। तो इसमें मध्य पाषाण काल संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ पर दिया गया है। तो मध्य पाषाण काल में औजारों को सूक्ष्म पाषाण औजार भी कहा गया। क्या कहा गया, किस दौरान कहा गया, ये ध्यान देना है। इसके बाद देखें तो भारत में सर्वप्रथम अस्थि पंजर के साक्ष्यों की प्राप्ति इसी समय हुई। यानी कब हुई, मध्य पाषाण काल में हुई। किसमें, भारत में सर्वप्रथम अस्थि पंजर यानी हड्डियों से जो पंजर बने हैं उनका साक्ष्य इसी काल के दौरान मिला है। अन्य नाम यानी मध्य पाषाण काल का अन्य नाम क्या है, फलक संस्कृति है। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम 1867-68 में पता चला है। इसके बाद देखें लहुरा देव चावल का प्राचीनतम साक्ष्य के बाद कोल्टिहवा से चावल की भूसी के प्रमाण मिले हैं। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट इसमें है। आगे इसमें देखते हैं तो इतिहास लिखित साक्ष्यों के आधार पर देखें तो इसका वर्गीकरण इस प्रकार से है। ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है और प्राग ऐतिहासिक काल है। भारतीय पुरातत्व संबंधित तथ्य को देख लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक या यह तथ्य है। तो इसके अंतर्गत यह है कि 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत का पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए। यानी कौन हुआ 1861 में, तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारत का पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुआ। 1871 में यानी 10 साल बाद में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया। यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है अलेक्जेंडर कनिंघम की नियुक्ति के 10 साल बाद किया गया। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में तब्दील कर दिया गया तथा इसके पहले महानिदेशक जॉन मार्शल बने। इन्हीं के निर्देशन में जो है सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में आए थे। इसके बाद परीक्षा उपयोगी अन्य तथ्य यानी परीक्षा उपयोगी अन्य जानकारियों को इसमें देख लेते हैं। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण के अलावा पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। यानी इसमें ध्यान दें कि जो मेहरगढ़ है यह स्थल जो है यह पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र में है। यानी जो मेहरगढ़ है यह पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ से देखें तो गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य नवपाषाणिक काल में मिलता है। यह मेहरगढ़ के बारे में जानकारी रही। और यहाँ पर जो है यानी पाषाण काल संस्कृति से लेकर सिंधु सभ्यता के अवशेष भी मिले इस स्थान से, एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद देखें तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य हथनौरा, नर्मदापुरम या होशंगाबाद से मिला है। होमो सेपियंस की उपस्थिति प्राग ऐतिहासिक काल में ही 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। वहीं प्रथम बनाया गया हथियार कुल्हाड़ी था। भारत का प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला को माना जाता है। जो मोहनजोदड़ो है, यह देखें मृतकों का टीला, यह इसकी उत्खननकर्ता रखालदास बनर्जी जी थे। रखालदास बनर्जी जी के निर्देशन 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। ये सिंधु नदी के तट पर है और वर्तमान इसकी स्थिति है लड़काना जिला प्रांत सिंध पाकिस्तान में स्थित है। और अभी हमने देखा कि 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का भारतीय को जो था यानी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर दिया गया और उसके पहले महानिदेशक जॉन मार्शल जी थे। तो ध्यान दें कि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई कराकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला था, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाला था। चलिए इसके बाद देखते हैं तो खोजकर्ता को और देखें तो यह खोजकर्ता बोर्जहोम की खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। और इसके बाद देखें भीमबेटका की खोज जो है 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाड़ावकर ने की थी। यानी भीमबेटका खोज किसने की थी, बुर्जहोम किसने खोज की थी, यह ध्यान देना एग्जाम के, और कब की थी ये भी जानकारी महत्वपूर्ण है। इसमें ध्यान दें कि जो बुर्जहोम है यह बुर्ज ब्रिज का स्थान है, यह जम्मू कश्मीर में है। ध्यान देना है कि बुर्ज ब्रिज का स्थान जिसके कारण यह बुर्जहोम है और इसका मतलब होता है गड्ढा घर है। और यहाँ से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं बुर्जहोम से। इसके बाद जो जम्मू कश्मीर में अन्य इससे संबंधित स्थल हैं बुर्जहोम के अलावा गुपकराल भी कश्मीर में है। गुपकराल का मतलब होता है कुम्हार की गुफा, और गुपकराल से जो है पशुपालन एवं कृषि दोनों के साक्ष्य मिले हैं। जबकि ये बुर्जहोम जो है यहाँ से जो जम्मू कश्मीर में है, कब्र में मालिकों के साथ पालतू कुत्ते भी यहाँ से पाए गए हैं, यानी उनके अवशेष मिले हैं। इसके बाद भीमबेटका देखें तो यह मध्य प्रदेश का स्थल है। भीमबेटका जो भोपाल में है, यानी जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है वहाँ पर भीमबेटका है। और मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख स्थल देखें, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका है, जबकि बुर्जहोम जो है नव पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थलों में शामिल है। तो मध्य प्रदेश के अन्य स्थल देखें तो आपका जो आदमगढ़ है, होशंगाबाद है, होशंगाबाद जो यहाँ पर हमने देखा यह मध्य प्रदेश में है। तो यह आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका जो है यह मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका भोपाल में है। और बोघोर भी है जो सिद्धि के पास है।
इसके बाद ताम्रपाषाण कालीन यानी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को संक्षेप में देखना चाहें तो यहाँ देखें, यानी इस संस्कृति के अन्य नाम जो हैं इस दौरान कौन कौन सी संस्कृतियाँ विकसित हुई थी उसमें देखें। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जो है इसको मालवा संस्कृति, जुर्वी संस्कृति, कायथा संस्कृति और आहाड़ संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ देखें ताम्रपाषाण व्यवस्था के क्षेत्र देखें संक्षेप में, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिण पूर्वी भारत को हम देख सकते हैं। इसके बाद पश्चिमी महाराष्ट्र में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, और ये सब जानकारी जल्दी से देखें इसमें। तो यहाँ से देखें दक्षिण पूर्वी राजस्थान देखें तो आहाड़, ओजियाना, बागौर, बालाथल, गिलुंद यह क्षेत्र इसके है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण इसका रखा गया, किसको, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत ही बनास संस्कृति यहाँ डेवलप हुई क्योंकि बनास घाटी में स्थित होने के कारण। दक्षिण पूर्वी भारत में देखें तो पूर्वी भारत में बिहार में जो आपका है चिराग और शिनुवार, सोनपुर, अतारा, डी से संबंधित क्षेत्र हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो खैराडी, नरहन इसका क्षेत्र है। अन्य में देखें तो महिष दल, पांडु, राजव, डीवी इसके क्षेत्र हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के अंतर्गत इसमें देखना चाहें तो आपका जो है अहमदनगर और पुणे शामिल हैं। इसके बाद देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखें तो मालवा, कायथा, एरण, नौदा टोली यह क्षेत्र हैं। एरण से देखें तो किलीबंद बस्तियों का प्रमाण एरण से मिले हैं जो मध्य प्रदेश में हैं, यानी मालवा और कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। इसके बाद यह देखा जा सकता है मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में सर्वोत्तम, यानी मालवा मृदभांड जो है ताम्रपाषाण मृदभांडों में सर्वोत्तम है। ये मालवा संस्कृति की महत्वपूर्ण उपलब्धि या इसकी विशेषता देख रहे हैं। तो मालवा संस्कृति में नौदा टोली के बारे में देखें तो यह है एस.टी. शंकालिया द्वारा उत्कलित सर्वाधिक, यानी इसका उत्खनन नौदा टोली किसने किया, एस.टी. शंकालिया इसके उत्खनन करता है। सर्वाधिक फसल के साक्ष्य यहीं से मिले हैं। सबसे बड़ा उत्खलित ग्रामीण स्थल यही है। चौकोर और वृत्ताकार घरों के साक्ष्य नौदा टोली से मिले हैं, यानी मालवा संस्कृति में ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ से चरखा और तकलियों के प्रमाण भी मिले हैं मालवा संस्कृति से। इसके बाद देखें तो यह जोरवे संस्कृति को देखें तो ग्रामीण संस्कृति थी। सबसे बड़ा शहर दैमाबाद है। दैमाबाद के बारे में देखें तो तांबे की वस्तुएं, तांबे का रथ चलाता मनुष्य तथा सांड, गैंडा, हाथी की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ध्यान दें कि यह जो दैमाबाद है यह देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है जो कि महाराष्ट्र में है, लेकिन हम जोरवे संस्कृति के अंतर्गत देख रहे हैं। यहाँ ये स्थिति इसकी है। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल देखें तो दैमाबाद है। दैमा जो अहमदनगर, यानी अहमदनगर। इसके बाद देखें तो नेवासा पटसन का साक्ष्य मिला। इसके बाद जोरवे है यह अहमदनगर में है। इसके बाद पुणे में देखें तो आपका जो है चंदौली, सोनगांव, ईमान गांव है, ये जो आपके हैं पुणे में हैं। इसके बाद जोरवे संस्कृति के अंतर्गत देखें कुछ बस्तियों जैसे दैमाबाद, ईमान गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है जोरवे संस्कृति में। इसके बाद देखें जोरवे संस्कृति में इनाम नहीं बल्कि इनाम गांव किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था। यहाँ से माता देवी की प्रतिमा, 5 कमरों का एक मकान मिला है जोरवे संस्कृति में। कहाँ पर, इनाम गांव से। इसके बाद इन संस्कृतियों को देख सकते हैं, यानी कायथा संस्कृति यह है और आहाड़ संस्कृति यह है। तो कायथा संस्कृति को देखें तो यह है कायथा मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पर संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। कायथा से स्टेटाइट और कनेलियन पत्थरों के हार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आहाड़ संस्कृति देखें तो प्राचीन नाम तांबावती आहाड़ संस्कृति में है। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ एवं चादरें प्राप्त हुई हैं। पत्थर के घर प्राप्त हुए हैं। गिलुंड प्रमुख केंद्र है। प्रस्तर, फलक उद्योग के अवशेष यहाँ से मिले हैं आहाड़ संस्कृति से। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता अलग हो जाएगा। तो ये सारे लेक्चर जो है इस पर हम कवर करने जा रहे हैं समसामयिक घटना चक्रीय प्रस्तुति के अंतर्गत जो है। हालांकि हमने जीएस नोट्स के जो संक्षिप्त नोट्स है उसको इसमें कवर किया। चलते हैं समसामयिक घटना चक्र नोट्स पर। थोड़ी सी जानकारी और एक्स्ट्रा ऐड इसमें कर लेते हैं। तो देखें जो पूरा पाषाण काल है, यानी ये पूरा पाषाण काल है जिसका समय दिया गया, ये पुनः 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें देखें तो पहला निम्न पूरा पाषाण काल होता है, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल है और तीसरा इसका उच्च पूरा पाषाण काल होता है। तो निम्न पूरा पाषाण काल देखें तो इसमें ही अग्नि का आविष्कार हुआ था। हालांकि इसकी विशेषता हमने देख लिया था। अग्नि का आविष्कार हुआ, कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, बिदारणी और खंडक का भी इसमें आविष्कार होता है। और निम्न पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल देखना चाहें, इसके प्रमुख स्थल देखना चाहें तो कश्मीर में थार, यानी कश्मीर में है, थार राजस्थान में है, बेलन घाटी मिर्जापुर में है, उत्तर प्रदेश में भी है। इसके बाद भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में भी इससे संबंधित स्थल हैं। इसके बाद दूसरा देखें मध्य पूरा पाषाण काल आता है। इस दौरान देखें तो अग्नि का व्यापक प्रयोग होने लगा। फलक संस्कृति इसे कहते हैं, यानी मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति कहते हैं। पत्थर के गोले वटिकास उद्योग का निर्माण होता है। इसमें औजार, फलक, वेदनी, छेदनी एवं खुजनी का प्रयोग होता है। इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल आता है। इसमें देखें तो 2 प्रमुख विशेषताएं इसकी थी। नए चकमक उद्योग का प्रयोग इसमें होता है। आधुनिक मानव इसमें बनते हैं, होमो सैपियंस आते हैं। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में वहां प्राप्त होते हैं। इसके बाद प्रमुख औजार, फलक एवं दक्षिण शल्क मिलते हैं। प्रमुख स्थल देखें तो बीजपुर, इमाम गांव महाराष्ट्र में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्रमुख इसके स्थल रहे हैं उच्च पूरा पाषाण काल के।
इसके बाद देखें तो आपका दूसरा जो मध्य पाषाण काल आता है, इसके बारे में विशेषता हालांकि इसमें दिया गया, लेकिन हम अपने से भी एक्स्ट्रा थोड़ा जो उसमें जोड़ना चाहें तो देखें, मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है एवं बागा और राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सूक्ष्म पाषाण फलक इसमें मिले हैं। मुख्य औजार में देखें पत्थर के बहुत छोटे औजार इसमें मिले हैं। प्रमुख स्थल इसमें देखें, इस दौरान जो इसके प्रमुख स्थल रहे मध्य प्रदेश में आजमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल में है, अबोगौर सिद्धि के पास, ये भी मध्य प्रदेश में। राजस्थान देखें तो बागौर, गुजरात में लंगननाच, उत्तर प्रदेश में महागढ़, मेजा, सराय नाहर प्रतापगढ़ में, बिहार में देखें तो पायसरा मुंगेर में है। इसके बाद नवपाषाण काल को भी थोड़ा सा जानकारी इसमें ऐड करें तो इसमें देखें नवपाषाण काल खेती करना प्रारंभ इस दौरान हुआ। मुख्य औजार में पालिस्तार पत्थर के औजार, मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियाँ हड्डियों के औजार मिले। कुत्तों को पालतू बनाया गया इसमें। प्रमुख स्थल देखें तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, हमने देख लिया। बुरजहोम गुफराल जो कश्मीर में, इसकी विशेषताओं को भी देख लिया है। इसके बाद कुलडिहवा महागढ़ जो उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद चिराद सिनवार बिहार में है। सतरु सरु तरु मारक डोला असम में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र से गेहूं व जौ की खेती तथा भेड़ व बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य नवपाषाण काल से मिलता है। इसको पूर्व में देख लिया था। सेलेक्टर नोट्स के अंतर्गत देखते हैं जो समसामयिक घटना चक्र के जो सेलेक्टर नोट्स हैं उस पर चलते हैं, लेकिन जीएस वर्ड के नोट्स को इसमें कवर कर लिया विस्तार उसमें। तो इतिहास एवं इतिहास लेखन के टॉपिक को देखते हैं तो इसमें ध्यान दें कि सबसे पहला देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक को इसमें देखना चाहें तो ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बैसम ने वंडर दैट वॉच इंडिया लिखे हैं। यानी कौन लिखा है, यानी A.L. बैसम जो लिखे हैं वह वंडर दैट वॉच इंडिया लिखा है। D.D. कौशाम्बी की कृति इन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारत जानने का उत्तम स्रोत है। इसके बाद देखें विसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा देखें तो 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटल लैंग्वेज नाम से कराया गया था। इसके बाद सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसके बाद विलिंकिंस ने 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वैसे ये सब जानकारी इसमें दी गई है, हालांकि हम सारी जानकारी को इसमें कवर नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण है उसको देखते हुए चलते हैं। तो इतिहास इसमें सब जानकारी दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पर देखेंगे, हालांकि यहाँ पर जो दिया गया उसको देख सकते हैं। इतिहास क्या है, हालांकि यह चर्चा में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं। तो इतिहास चूँकि अब देखें यूपीपीएससी अपर जो है मेंस एग्जाम में वह आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं, सारे कंपलसरी कर दिए गए हैं। यानी 6 पेपर जीएस के हो गए हैं। इतिहास जीएस फर्स्ट में समाहित है, हालांकि वो ऑप्शनल की तरफ उतना विस्तार नहीं इसमें किया जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जानकारी रूप में हम इतिहास को कवर करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो और यहाँ उतना डिटेल दिया भी नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं इतिहास क्या है, यानी व्हाट इज हिस्ट्री। तो देखें किसी भी शब्द का अर्थ खोजने का सबसे आसान तरीका है उसका अर्थ उस शब्द में खोजा जाए। अगर इस नजरिए से इतिहास शब्द को देखें तो यह संस्कृत भाषा के 3 शब्दों इति यानी ऐसा ही, ह निश्चित रूप से और आस्था के संयोग से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही निश्चित रूप से था, यह इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ। इसी तरह अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री की बात की जाए तो वह ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है अनुसंधान होता है। भारतीय परंपरा में इतिहास की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जहाँ इसका पहला उल्लेख अथर्ववेद, ध्यान देना है कि इसका पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, जो आपका चौथा वेद है। यानी सबसे नवीन युद्धों में सबसे प्राचीन तो ऋग्वेद है, और सबसे नवीन युद्ध या चौथा जो वेद है यह अथर्ववेद में मिलता है। किसी भी विधा में सबसे पहले उसे स्थापित करने, उसे विकास से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को संबंधित विधा का जनक कहे जाने की परंपरा रही है। अतः पहली बार आधुनिक अर्थों में इतिहास लेखन करने के कारण हेरोडोटस को इतिहास का जनक या पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। यद्यपि इतिहास दर्शन का जन्मदाता यानी इतिहास जो है वो दर्शन यानी फिलॉसफी का जो है जन्मदाता होने का श्रेय वॉल्टेयर को प्राप्त है। इतिहास क्या है, अब ये सारी जानकारी इसमें है, ज़्यादा इसको डिटेल नहीं करते हैं, लेकिन उतना डिटेल नहीं कर दिया। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बनते हैं उस पर चलते हैं। तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है, अब इसमें देख सकते हैं। इसमें अल्बरूनी का स्टेटमेंट भी है, और सारे जो लेखक रहे विदेशी या स्वदेशी, इसमें सारे उनकी जानकारी समाहित है। उसको आप इसको देख सकते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, सारी चीज़ें इसमें हैं जो उसमें। और इतिहास क्यों, वाई इज हिस्ट्री, आखिर वह समाज या राष्ट्र विकसित कैसे हुआ, ये सारी जानकारी इसमें है। तो इसको भी आप देखना चाहें तो ये सारी जानकारी इसमें देख सकते हैं। यह दिया गया इतिहास लेखन की परंपराएं इसमें दी गई है। इसके बाद साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा भी इसमें शामिल है, और ये सब जानकारी इसमें दी गई है। यहाँ पर हमने शुरू में बता दिया था मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटुलाज के नाम से कराया गया था। हालांकि प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखन के संदर्भ में 1884 विशिष्ट महत्व का राज्य कोलकाता में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना की गई। उल्लेखनीय है कि सर जोन्स ही थे जिन्होंने वर्ष 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इस पर हमने शुरू में लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वर्ष 1784 में विल्किंस द्वारा भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी तथा वर्ष 1823 में लंदन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना हुई। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को महसूस हो गया कि जिन विदेशी लोगों को निशासन करना, उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करना साम्राज्य हित की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय जनता के धर्म परिवर्तन हेतु रणनीति तैयार करने हेतु आवश्यक समझा गया। भारतीय समाज की कमजोरी को समझा जाए, इन उद्देश्यों से मैक्स मूलर द्वारा सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट के 50 खंडों का संपादन किया गया।
इसी तरह जेम्स मिल द्वारा 1806 से 1818 की अवधि में 6 खंडों में भारत का इतिहास लिखा गया। यहाँ रोचक बात यह थी कि मिल न कभी भारत आया था, नहीं उसे किसी भी भारतीय भाषा का ज्ञान था, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने भारतीय इतिहास को बिना किसी तर्क औचित्य के सामने मनमाने ढंग से 3 भागों में विभाजित कर दिया था। पहला इसमें देखें तो पहला उसने हिंदू काल माना, दूसरा मुस्लिम काल और तीसरा ब्रिटिश काल का। इस काल विभाजन में आप सांप्रदायिकतावाद के आधार पर भारतीय समाज को बांटने की कुचेष्टा स्पष्ट देख सकते हैं। उल्लेखनीय कि यह पुस्तक इंग्लैंड के हेलन बरी स्कूल में पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई, जिसकी स्थापना भारत आने वाले युवा अंग्रेज प्रशासनिक मिशन अधिकारियों को शिक्षा देने के लिए की गई थी। इसके बाद देखें तो जेम्स मिल की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए B.A. स्मिथ नामक एक ICS उस दौरान ICS होता था, यानी आज़ादी के बाद वो IS या UPSC द्वारा आयोजित होने लगा, लेकिन ICS था। एक ICS अधिकारी ने 1904 में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया। यह लगभग 50 वर्षों तक पाठ्यपुस्तक के रूप में कार्य करती रही। यह रोचक बात है कि इसका 1/3 भाग सिकंदर के आक्रमण को महिमा मंडित करने हेतु ही समर्पित था। दरअसल उपयुक्त अनुवाद एवं पुस्तकों में इन पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय समाज का अत्यंत सामान्यीकरण किया। उन्होंने मत दिया कि भारत में न ही काल एवं तिथि क्रम का बोध था और न ही स्वशासन की योग्यता। उनके अनुसार भारत के लोग स्वशासन के आदि न थे, जो आध्यात्मिक या पारलौकिक समस्याओं में डूबे थे, परंतु यह लौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। स्वयं अपनी पुस्तक में स्मिथ में लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही सही है। साम्राज्यवादी इतिहासकारों के इस समुचित दृष्टिकोण का अत्यंत सटीक सारांश R.S. शर्मा प्रस्तुत किया, जो लिखते हैं कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास की जो व्याख्या की उसका उद्देश्य था भारत के चरित्र और उसकी उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। लेकिन इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित सामान्य निष्कर्ष मिथ्या है अथवा अपूर्ण है। इसके बाद आता है इतिहास लेखन का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। तो इसमें देख सकते हैं, ये देखें तो लेकिन धीरे धीरे भारतीय बुद्धिजीवी भी इस संदर्भ में सचेत हुए। भारतीयों में राष्ट्रवादी विचारधारा के उदय ने भी इस जागरूकता को प्रोत्साहन दिया और 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों तक आते आते राजेंद्र लाल मित्र, R.G. भंडारकर एवं B.K. रजवाड़े जैसे कुछ विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास का भारतीय दृष्टि से पुनर्लेखन कर साम्राज्यवादियों को प्रत्युत्तर देने का प्रयत्न शुरू कर दिया। इसमें देखें तो राजेंद्र लाल मिश्र 1822 से 1891 इनका समय रहा। इसमें इंडो आर्यन नाम की पुस्तक लिखी। वहीं R.G. भंडारकर 1837 से 1925 ईस्वी का समय रहा। ने सातवाहनों और दक्कन का इतिहास लिखा। उल्लेखनीय कि ये महान समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक शोधों से विधवा विवाह का समर्थन किया एवं जाति प्रथा बाल विवाह की प्रथा का खंडन किया। ध्यान देना इन दोनों लोगों को, यानी ये विषय संबंधित है। अक्सर एग्जाम पूछ देता है। पर एग्जाम 2024 जो कि 22 दिसंबर 2024 का किया गया था, उसमें संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। इन्हीं की तरह B.K. रजवाड़े, इनका समय 1869 से 1926 ईस्वी तक रहा, ने महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में जमीनी स्तर पर काम किया, जो 12 खंडों में प्रकाशित हुआ। उपयुक्त इतिहासकारों के प्रयत्न अत्यंत महत्वपूर्ण थे, परंतु आप पाएंगे कि इतिहास की साम्राज्यवादी परंपरा को वास्तविक चुनौती 20वीं शताब्दी से पहले पूर्वार्ध में मिली। इस काल में D.R. भंडारकर, H.C. रायचौधरी, R.C. मजुमदार, P.V. कांडे, A.S. अल्तेकर, K.P. जायसवाल, K.A. नीलकंठ शास्त्री, R.K. मुखर्जी एवं T.V. महालिंगम जैसे इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को विकृत करने और औपनिवेशिक प्रयासों का मुंहतोड़ जवाब दिया। जहां D.R. भंडारकर 1875 से 1950 ने पुरालेखों और मुद्राओं के आधार पर अशोक और प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अनेक भ्रांतियों का निवारण करने का प्रयास किया। वहीं K.P. जायसवाल, इनका समय 1861 से 1937 ईस्वी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंदू पॉवर्टी ने इस भ्रांति को प्रभावशाली ढंग से निर्मूल कर दिया कि भारतीयों के पास कोई राजनीतिक विचार नहीं थे। उनकी कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो प्रमाणपूर्वक दर्शाया कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली तत्कालीन विश्व के अन्य किसी भी भाग की तुलना में कहीं विकसित थी। यद्यपि इस प्रयास में उनके ऊपर प्राचीन भारतीय संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलई चढ़ाने का आरोप भी लगाया गया। इसी परंपरा में H.C. राय चौधरी, इनका समय 1892 से 1957 ईस्वी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक के प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। इसी तरह वरिष्ठ इतिहासकार R.C. मजुमदार, इनका समय देखें 1888 से 1980 ईस्वी तक इनका समय रहा, ने भारतीय इतिहास के लगभग हर पहलू को लिखा। उनके प्रधान संपादकों ने 11 खंडों प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, यह ध्यान देना है इनकी रचना है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी उपलब्धि। इसी तरह R.K. मुखर्जी का समय 1884 से 1964 द्वारा लिखित हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जैसी पुस्तकों में प्राचीन भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को ठोस आधार प्रदान करते हुए सामान्य पाठक से पहुंचाया। इसके बाद देखें तो P.V. कांडे का योगदान भी इस संदर्भ में बहुमूल्य। उन्होंने 5 खंडों में यानी 6000 से अधिक पृष्ठों वाली हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की लिखा, ध्यान देना है, नामक कृति की रचना में प्राचीन भारतीय इतिहास, धार्मिक और राजनीतिक नियमों की प्रथाओं का महाविश्वकोश है। इसके बाद ये देख सकते हैं, हालांकि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन द्वारा उत्पन्न भ्रांतियों के निवारण करने का प्रयास किया, किंतु इनकी एक कमजोरी रही कि उन्होंने दक्षिण भारत के इतिहास पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यद्यपि K.A. नीलकंठ शास्त्री, जिनका समय 1892 से 1975 ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया एवं हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तकों द्वारा इस रिक्त स्थान को भरने का प्रयास किया। इसके बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन का समय आता है और इसमें ये सारी जानकारी दी गई है। इसको आप देख सकते हैं, इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, यानी ये सब जानकारी इसमें है, इसको देखा जा सकता है। यहाँ से इसको देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि भारत में D.D. कौशाम्बी मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अग्रदूत रहे। इसके अलावा R.S. शर्मा, रोमिला थापर, बिपिन चंद्र
बिपिन चंद्र, सतीश चंद्र, इरफान हबीब एवं D.R. चान्ना आदि मार्क्सवादी इतिहास लेखन के अन्य प्रमुख हस्ताक्षर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो D.D. कौशाम्बी द्वारा रचित एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री तथा एंशियंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन आदि पुस्तकें राजनीतिक एवं अराजनीतिक इतिहास को इसी दिशा परिवर्तन के ध्वजवाहक रही हैं। और राजनीतिक इतिहास लेखन के संदर्भ में ये एल बासन की पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया भी महत्वपूर्ण, इसमें भारतीय संस्कृति तर्क को विवेचन किया है और इससे जानकारी इसमें दी गई है। इससे आगे देखते हैं भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों को देख लेते हैं। हालांकि इस पर हमने संक्षिप्त जो चर्चा है वो जीएस वर्ड के नोट्स पर कर लिया है, तो इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर यह दरअसल इस सारे जीव प्रकृति में बनाए गए अदृश्य बाड़ों की कैदी हैं। यहाँ देखा जा सकता है इसको, इसमें स्टेटमेंट जो दिया है। इसके बाद मानव विकास के क्रम को इसमें देखा जा सकता है कि लगभग देखें तो 3.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है, ठंड बढ़ रही थी और इसमें मानव के विकास का क्रम क्या है सारी जानकारी इसमें दी गई है, किस प्रकार से हुआ। उपकरणों का प्रयोग, अर्ध उत्थान, सेमी एक्रेट मुद्रा में प्रचलना, हाथ का मुक्त हो जाना। दरअसल सच तो यह है कि मानव विकास का आरंभ मुख्यतः मैदानी जीवन के प्रति अनुकूल प्रक्रिया थी, यानी इसने मानव विकास के क्रम से यानी बहुत प्राचीन से स्टार्ट किया है। मस्तिष्क से सहायता से चलने वाला हाथ, यानी ये सब जानकारी इसमें दी गई है। सर्वशक्तिमान मानव का दिखाया गया, मनुष्य बाहुबली बना कैसे, सब जानकारी इसमें दी गई है। भारत की प्रस्तर संस्कृतियाँ इसमें दी गई हैं, यानी हालांकि शॉर्ट नोट्स में हमने इसको देख लिया। प्री हिस्टोरिकल टाइम और क्रिश्चियन थॉमस, ये सब इसमें दिया गया। इसके बाद उत्तर पुरापाषाण काल, ये सब इसमें दिया गया। पाषाण काल जो है देख सकते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, यानी पाषाण काल जो है वो 3 भागों में बांट कर हमने देख लिया था। इसमें निम्न पुरापाषाण काल था पहला, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल था और इसके बाद उत्तर पुरापाषाण काल था। इसके बाद मध्य पाषाण काल युगीन संस्कृति को भी इसमें दिखाया गया, हमने साथ में चर्चा कर लिया था। इसके बाद नवपाषाण काल आता है, नवपाषाण काल के अंतर्गत ये सब जानकारी इसमें दी गई है। हालांकि हम तुलनात्मक अध्ययन इसमें चार्ट के माध्यम से देख लेंगे जो आगे इसमें दिया गया है। यानी भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के अंतर्गत ये जो आपका है ऐतिहासिक काल निर्धारण के आधार पर इस भारत में पाषाण युगीन संस्कृतियाँ जो है यह कब और कैसे कहाँ पर हुआ भारत में पूरा पाषाण युगीन संस्कृतियाँ इसमें देखिए पूरा पाषाण काल का यह समय दिया गया है, मध्य पाषाण काल का और नव पाषाण काल का। हमने जीएस वर्ड के नोट्स में इसको स्पष्ट रूप से देख लिया था। इसके बाद रॉबर्ट बुशफ्रूट का इतिहास भारतीय प्रागैतिक इतिहास का जनक कहा जाता है। इसके बाद ये सब जानकारी इसमें दी गई, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और यह भारत में पाषाण युगीन संस्कृति का इसमें इतिहास दिया गया। उसके बाद यह जो है इसमें स्रोत दिया गया है कि कहाँ से लिया गया है, क्या सब इसमें जानकारी है, इसको भी देखा जा सकता है। इसके बाद पूर्व पुरापाषाण यानी जो पूरा पाषाण काल उसको 3 भागों में बांटा गया, उसका भी समय देखा जा सकता है कि यह इतने समय तक रहा, इसकी विशेषता क्या है, समय क्या है, उत्तर पूरा पाषाण काल को इसमें देख सकते हैं। और ये सब जानकारी इसको हालांकि हमने संक्षेप में देख लिया था, संक्षेप में इसको जानकारी के रूप में हमने कवर कर लिया था। इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करते लेकिन सब जानकारी इसमें दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं, यानी इसकी तुलनात्मक अध्ययन को देख लेते हैं। तो पूर्व पुरापाषाण काल से प्राप्त उपकरण और उसके स्थल देख सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र है यह संबंधित है और यह विशेषताएं, पश्चिमी क्षेत्र से यह है और दक्कन पठारी क्षेत्र से यह है और दक्षिणी क्षेत्र से यह है, पूर्वी क्षेत्र से, मध्य क्षेत्र से, ये सारी जानकारी इसमें दी गई हैं। और यह भी आपका मध्य पुरापाषाण काल उत्तर पुरापाषाण काल से संबंधित जानकारी है। उत्तर पुरापाषाण काल देख सकते हैं, यहाँ से सब जानकारी इसमें दी गई है। औजारों के आधार पर पुरापाषाण काल के 3 कालखंड में अंतर, यानी इसमें देखें तो पहला पूर्व पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल है, उत्तर पुरापाषाण काल के संक्षेप में इस चर्चा पूर्ण नहीं कर लिया था। और इसमें देखें तो यह है कि प्राचीन भारत, रामशरण शर्मा की जो पुस्तक है, प्राचीन भारत की जो बुक है रामशरण शर्मा पुस्तक में दिए गए विवरण के अनुसार मध्य पाषाण युग का प्रारंभ देखें तो 9000 ईसा पूर्व होता है और यह सारी जानकारी इसमें कवर की गई है।